हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जेनेटिक डिसऑर्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन है 30 तरह की बीमारियों का। नाम इसका भले से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जो भी प्रेजेंटेशंस पाई जाएंगी पेशेंट्स के अंदर तो सब लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोला जाता है, लेकिन ये 30 तरह की अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं जिसको कंबाइन करके बनाया जाता है। ये जो रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है। मतलब शुरुआत में बहुत ही हल्के हल्के से लक्षण महसूस होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके इसके लक्षण बढ़ते चले जाएंगे और लास्ट में पेशेंट व्हील चेयर पे आ जाता है। तो ये जो बीमारी होती है इसका कारण जेनेटिक होता है और ये फैमिली में चलने वाली बीमारी है। वैसे तो ये रेयर बीमारी है, लेकिन क्योंकि ये फैमिली में चलती है तो एक साथ कई लोग, एक ही परिवार के लोग इसी बीमारी से ग्रसित पाए जाते हैं। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है बीमारी वो LGFD फॉर्म होता है, जिसको अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ये जो बीमारी होती है 30 तरह की बीमारियों का एक कॉम्बिनेशन होता है और इसका जो कारण होता है वो जेनेटिक होता है। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, यानी इनिशियली क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये किसी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे लक्षण इसमें आ रहे हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है अर्ली फटीग। मतलब किसी भी काम को करने में कोई इंसान जब थोड़ी देर में थकता है, इन लोगों को ये जो थकावट होती काफ़ी जल्दी आ जाती है। वो जल्दी ही थोड़े से छोटे से काम को करके भी थक जाते हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। छोटा सा भी कोई ऑब्स्टिकल अगर रास्ते में रखा हुआ होता है तो उसको क्रॉस करके वो नहीं जा पाते, वो गिर जाते हैं। हल्का सा भी उनको धक्का लगता है तो अपने आप को संभाल नहीं पाते, उसमें गिर जाते हैं। फ्लोर के ऊपर अगर वो बैठे हुए हैं, यानी ज़मीन पर अगर बैठे हुए हैं, तो वहाँ से उठने में काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत महसूस होती है। वो फुर्ती से उठ करके जा नहीं पाते जैसे कि नॉर्मल लोग कर पाते हैं। इन लोगों को फ्लोर पे हाथ रख कर सपोर्ट लेकर के ही उठना पड़ता है। और इसमें एक चीज़ देखी जाती है कि जो चाल होती है वो बदल जाती है। मतलब वेडिंग गेट हो जाता है। चलते समय पेशेंट को पेट को आगे करके और स्पाइन को पीछे करके अपना बैलेंस बनाना पड़ता है, तभी वो चल पाता है। इसके अलावा पेशेंट कई बार, जो आगे सिम्टम्स में जाएंगे, तो कई बार पेशेंट अपने पैर को ज़मीन पर पूरी तरह से नहीं रख पाता, अपने अंगूठों के ऊपर उनको चलना पड़ता है। बार बार वो गिरने की इनके अंदर हिस्ट्री होती है और थोड़ा सा प्रोग्रेस और हो गई बीमारी तो चेस्ट कंप्लेंट्स और हार्ट इश्यूज़ आने लगते हैं। यानी आगे चलने पर सांस में तकलीफ़ और हार्ट में जब इसका असर आने लग जाता है तो कई बार ये बीमारी फैटल भी हो जाती है। अगर हम बात करें इस बीमारी के कारण का, तो इस बीमारी का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो है डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन। सभी लोगों के अंदर डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन जिस लोगों को ये बीमारी होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उनके अंदर डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन नहीं पाया जाता। और इसी प्रोटीन की कमी के कारण जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट रेगुलरली नहीं कर पाती हैं और धीरे धीरे करके मसल्स की जो ताकत होती है वो कम होती चली जाती है। जो मसल्स की ताकत है वो कई बार आपके प्रॉक्सिमल मसल्स, यानी आपके शरीर के पास वाली मसल को अफेक्ट करती हैं, कई बार वो डिस्टल मसल्स को भी अफेक्ट करती हैं। अगर हम बात करें टाइप्स की, तो जो ये अब इसका जो प्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव दोनों तरह की होती है। ऑटोसोमल का मतलब हुआ कि ये जो बीमारी होती है ये आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं उसके ऊपर होती है। मतलब इसका सेक्स क्रोमोसोम से ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब हुआ कि अगर माता पिता में से किसी एक को भी ये बीमारी होती है तब ये बीमारी बच्चों में जाती है। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब हुआ कि माता और पिता दोनों को होना चाहिए अगर ये बीमारी बच्चों में जाएगी। तो डोमिनेंट जो होता है वो खतरनाक होता है, क्योंकि उसके अंदर माता और पिता अगर एक ठीक भी है तभी भी बच्चे के अंदर ये बीमारी जाने के चांसेस होते हैं। तो इसका जो टाइप्स होते हैं, हम 4 मेजर टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एक है डूशेन एंड बेकर, जो कि इंडिया में अर्ली जो चाइल्डहुड होता है उसके अंदर देखे जाते हैं। ये 5 से लेकर 12 साल तक के बच्चों के अंदर ही इसके लक्षण आ जाते हैं। शुरुआत में जो सारे सिम्टम्स होते हैं कमज़ोरी के या चलने फिरने में दिक्कतों के आते हैं, लेकिन 12 साल तक के बच्चे जो है व्हील चेयर पर आ जाते हैं। ये ज़्यादातर मेल्स में बीमारी होती है और कई बार बहुत ज़्यादा फैटल भी होती है।
अगली जो बीमारी होती है वो है मायोटोनिक। मायोटोनिक के अंदर जो मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी के कोई भी पार्ट्स अफेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन इसमें मसल्स में रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है। अगर एक बार मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, एक बार आपने यहाँ से हाथ कर लिया तो वो खुलता नहीं हाथ, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है तो रिलैक्सेशन नहीं हो पाती है, या रिलैक्सेशन हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती, मतलब मसल्स ऐसे हैं तो ऐसे नहीं हो पाती हैं, काम आप नहीं कर पाते। तो मसल्स में रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम रहता है मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। जो अगली बीमारी होती है जिसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं वो है LGMD यानी लिम्ब गडल का जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके अंदर जो आपकी प्रॉक्सिमल मसल्स होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं, मतलब आपके अपर लिम्स और आपकी जो थाइस की मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पतली होती जाती हैं। जो काफ की मसल्स हैं और जो आपके फोर आर्म की मसल्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं, या कई बार जो काफ की मसल यानी जो पिंडलियों की मसल्स होती है वो उसकी हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है कॉम्पेंसेट करने के लिए। तो जो LGMD होता है ये बीमारी परिवार में चलती है, और कई बार ये जो बीमारी होती है बहुत ज़्यादा मेंबर्स इसके अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेथ नहीं होती है, इतनी फैटल नहीं होती है कि डेथ हो जाए, लेकिन इसमें जो फैमिली में जाने का चांसेस होता है, जेनेटिक इनहेरिटेंस का चांसेस होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो पेशेंट होता है उसकी फर्टिलिटी अफेक्टेड नहीं होती है, तो बच्चों के अंदर ये चली जाती है बीमारी, और जो एक के बाद एक जो है फैमिली में एक जनरेशन में लोग अफेक्टेड होते रहते हैं LGMD में। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा केसेस LGMD के ही आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और टाइप्स होते हैं, 30 वैरायटीज़ होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेन होते हैं वो डुशेन एंड बेकर जिसमें अर्ली डेथ होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। दूसरा है LGMD जिसमें सब कुछ नॉर्मल रहता है, पेशेंट आराम से 40 साल से लेकर 60 साल तक जिंदा रहता है, बस उसकी जो मोबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। उनका जो दिमाग होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है, सारी फंक्शनिंग नॉर्मल होती है, फर्टिलिटी नॉर्मल होती है, और जो इंटेलेक्चुअल पावर होता है वो भी अच्छा होता है, डाइजेशन भी अच्छा होता है। इन सम केसेस आगे चल के यानी 40 साल के बाद चेस्ट या हार्ट की मसल्स अफेक्टेड हो सकती हैं LGMD में, यानी लिंग गडल में जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो बहुत लेट या बहुत ही रेयर अफेक्टेड होती हैं। कई बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीता है और 60 साल या उससे भी अधिक उनकी ज़िंदगी होती है। अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो अभी तक इंडिया में बहुत अच्छा डायग्नोसिस सिस्टम नहीं है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, और ट्रीटमेंट बहुत ही कम जगह पे अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ इसका मैनेजमेंट है, क्योंकि ये एक जेनेटिक बीमारी है। बच्चे के पैदा होने से पहले ही ये बीमारी उसके अंदर आ जाती है, उसका जो लक्षण होने वाले होते हैं प्रेजेंटेशन बाद में आती है, लेकिन बीमारी पहले से आ चुकी होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें टेस्टिंग की, तो इसकी टेस्टिंग के लिए एंजाइम ऐसे होता है, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज नाम का जो एंजाइम होता है ये बढ़ा हुआ होता है, और ये इसके अलावा बायोप्सी की जा सकती है, मसल बायोप्सी होती है जिससे कंफर्मेशन होती है कि किस तरह की जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसके अलावा दूसरे इन्वेस्टिगेशंस भी कराए जाते हैं, लेकिन जो बायोप्सी होती है वो कंफर्मेटरी होती है। अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू एवरीवन जिनको भी ये परेशानी है या जिनकी फैमिली में भी किसी को परेशानी है, अगर आपसे कोई कहता है कि इस बीमारी का पूरी तरह से इलाज है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, तो प्लीज़ बी अवेयर, इस बीमारी का पूरी तरह से कोई इलाज नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन का काम आपकी जो ज़िंदगी है उसको एक स्ट्रीम लाइन देना है, किसी के सपोर्ट के बिना थोड़ा बहुत आप चल पाएँ, अपनी मोबिलिटी बना पाएँ। आपको जो दूसरी परेशानियां हो सकती हैं कि आ रही हों, सांस से संबंधी कोई प्रॉब्लम हो या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, डाइजेशन अगर अच्छे से नहीं हो रहा हो, उन सब चीज़ों में प्रॉब्लम है, मसल्स में ताकत बनी रहे, आप अपना काम खुद कर पाएँ, मतलब इतना ज़्यादा डिपेंडेंट दूसरे के ऊपर नहीं होने पड़े, यही काम होम्योपैथी का होता है। लेकिन होम्योपैथी पूरी तरह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को नहीं ठीक कर पाती है, तो प्लीज़ आप लोग, अगर आप लोगों में से कोई भी अफेक्टेड है इस बीमारी के लिए, तो उनको ये ज़रूर बताएं कि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, लेकिन पूरी तरह से आपको होम्योपैथी सपोर्ट कर सकती है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केस में अक्सर दी जाती हैं और बहुत अच्छा असर दिखाती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है प्लम्बा मेटालिकम। प्लम्बा मेटालिकम का रोल ना सिर्फ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बल्कि मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में या किसी भी तरह की जो मस्कुलर प्रॉब्लम्स होती है, मायोटोनिया के केसेस में भी बहुत अच्छा रहता है। प्लम्बा मेटालिकम के अंदर इंडिकेशन ये होती है कि पेशेंट अपने हाथ को ऊपर नहीं ले जा पाता है, वो अपने हाथ को एक लेवल से ऊपर नहीं ले जा पाता है, ये मेन इंडिकेशन प्लम्बा मेटालिकम का होता है। अपने हाथ से कुछ होल्ड कर पाना मुश्किल होता है, पैरों में कई बार स्वेलिंग आ जाती है और बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, तो उसमें हम प्लम्बा मेटालिकम देते हैं। जो अगली दवा है वो कॉस्टिकम है।
कॉस्टिकम दवा दी जाती है अगर मसल्स में नमनेस रहती है, मतलब आपको छूने पे उसमें ऐसा महसूस होगा कि उसके अंदर वो रिफ्लेक्स नहीं है, वो जान नहीं है उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा एक लॉस ऑफ सेंसेशन जैसा अगर महसूस होता है, वहाँ पर कॉस्टिकम दी जा सकती है। नेक्स्ट जो दवा है वो कुरारे है, जो कुरारे दवा होती है ये दिया जाएगा अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो गई है, एडवांस केस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, वहाँ पे कुरारे दिया जाएगा। अगली एक दवा है फॉस्फोरस, उसके अंदर हाइपरट्रॉफी और एट्रॉफी दोनों होती है, मतलब शरीर की कोई मसल्स यानी काफ मसल बहुत ज़्यादा सूजी हुई लगेंगी और कोई मसल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, हड्डी हड्डी सा बचेगा। तो अगर एट्रॉफी और हाइपरट्रॉफी दोनों होती है वहाँ पर फॉस्फोरस दिया जाएगा। उसके अलावा एक बहुत अच्छी दवा है थैलियम। थैलियम एक दवा है जो कि दिया जाता है लोकोमोटर एटैक्सिया में, यानी कि अगर आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कर अपना बैलेंस ख़राब हो रहा है, आप खड़े होना बिल्कुल बंद हो चुका है, खड़े होने पर डिसबैलेंस होता है, इवन बैठने पे भी डिसबैलेंस होता है, तो एटैक्सिया के केसेस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं, दीज आर जस्ट द नंबर ऑफ मेडिसिन दैट आर यूजली सिलेक्टेड, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केस में यही दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर आपको होम्योपैथी से कोई भी मदद चाहिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्स्टिट्यूशनल इलाज करवाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल के इलाज में आपसे पूरी हिस्ट्री लेकर के आपका पूरा आपके इवन आपका नहीं आपके माता पिता की भी हिस्ट्री ली जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के हर पेशेंट को अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं, एक ही दवाई हर एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट को नहीं सूट करती हैं, वो उसकी अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट की जाती है। तो अगर आप इसका इलाज लेना चाहते हो तो पहली बात ये मान के रखें कि सिर्फ इसका मैनेजमेंट संभव है, पूरी तरह से इलाज संभव नहीं है, और दूसरी चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल जो इलाज होता है उसी से मैनेजमेंट संभव है। तो अगर किसी के अंदर इनिशियल सिम्टम्स आते हुए दिख रहे हैं, पेरेंट्स में रहे हैं, ये बीमारी पेरेंट्स में रही है, इनिशियल सिम्टम्स रहे हैं, तो फटाफट से आप इसका एंजाइम ऐसे कराइए, आप इसका बायोप्सी कराइए, वहाँ से कन्फर्मेशन हो जाएगी। और इनिशियली अब जितनी जल्दी आप इसका इलाज शुरू कर देते हैं उतनी जल्दी जो मसल्स की लॉस होने वाली है या मसल्स की ताकत में कमी आने वाली है उससे होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बचा सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में और रोल ऑफ होम्योपैथी के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सुविधा आपको संडे को भी अवेलेबल रहती है। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, चाहे वो फ़ोन कंसल्टेशन या जूम कंसल्टेशन, आप क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट अपने आप बुक कर सकते हैं। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।